हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा केडिया फ्रॉम मिश्रा क्लासेस एंड आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट 1 ऑफ चैप्टर 2 सीए इंटरमीडिएट इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग ये पूरा चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। गाइस, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और हम लोग हर एक कंसेप्ट को समझेंगे, प्लस आपके एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या आ सकते हैं वो भी हम लोग मार्क करते हुए चलेंगे। पूरे पीडीएफ में हमने इम्पोर्टेंट लाइंस मार्क कर लिए हैं, आप भी साथ में अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और अपने सीए इंस्टीट्यूट ने जो आपको स्टडी मटेरियल दिया है उसमें भी मार्क करते चलिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग फिस्कल फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं। पहले हम लोग समझते हैं ये फिस्कल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो गाइस, फिस्कल का ये वर्ड आपको सुन के दिमाग में आना चाहिए गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ओके, चलिए आ जाते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में। तो गाइस, गवर्नमेंट का रोल क्या है? पहला, टू ब्रिंग इन वेलफेयर टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो गाइस देखिए, गवर्नमेंट जो है अंडर प्रिविलेज यानी जिसको सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही होती है, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोर्टिफाइड मिड डे मील, जैसे स्कूल्स में हेल्दी और एनर्जेटिक फूड बच्चों को देना। दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो रूरल जॉब क्रिएशन पे भी बहुत ज्यादा खर्चा करती है। जैसे जो गवर्नमेंट विलेजेस होते हैं, विलेजेस एरिया, उसमें जॉब क्रिएशन पे उसको क्रिएट करने के लिए कुछ परसेंटेज रिजर्व कर देती है लोअर कास्ट के लिए, लोअर कास्ट जिसको हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे दिल्ली के वो सारे स्कूल्स जिनको स्कूल बनाने के लिए लैंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसमें 25% स्टूडेंट्स जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होने चाहिए। तो ये स्कूल्स जो है उन 25% बच्चों से फीस नहीं ले सकती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब दूसरा देखिए, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इसका क्या मतलब है? आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जो है वो क्या मार्केट फोर्स यानी डिमांड एंड सप्लाई, वो क्या स्टेबल रहता अगर गवर्नमेंट नहीं इंटरवेन करता? तो ठीक है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से ही प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स रहता है। प्राइस जैसे कभी हो गया बहुत ज्यादा बढ़ गया, कभी तुरंत बहुत ज्यादा कम हो गया, ऐसा नहीं होता है, और हमेशा इकोनॉमी में इक्वालिटी रहती है। हमारे देश में गवर्नमेंट को मार्केट के लिए इंटरवेन करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आइए समझते हैं, सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, कुछ काम ऐसा होता है जो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है, क्योंकि फिर उस काम में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। जैसे कि रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चलाती है, चाहे उसमें लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। अगर गवर्नमेंट उसे बंद कर देगी तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि रेलवेज को हम लोग ऐसे नहीं बंद कर सकते, राइट। तो अगर ये कोई प्राइवेट फर्म चला रहा होता और उसको उसमें प्रॉफिट नहीं होता, तो क्या वो चलाता? डेफिनेटली नहीं, राइट। तो हमेशा जो गवर्नमेंट है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं देखती है, बल्कि अ, ये देखती है कि पूरे इकोनॉमी का वेलफेयर हो। चलिए इसको हम लोग और डिटेल में आगे समझेंगे। हम लोग अब आ जाते हैं द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, हर इकोनॉमी स्केर्सिटी का प्रॉब्लम फेस करता है। हमें पता है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होता है, स्केर्स होता है, इसीलिए कोई भी इकोनॉमी सारा इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो सोसाइटी डिमांड कर रही होती है। इसलिए इकोनॉमिक सिस्टम जरूरी है कि बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करे। व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चंस? दैट इज व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड हाउ मच रिसोर्सेज should be set apart to ensure growth and productive capacity। तो देखिए दोस्तों, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि जो बेसिक क्वेश्चंस होता है हर इकोनॉमी को आंसर करना पड़ता है कि क्या बनाएं, किसके लिए बनाएं, कितने क्वांटिटी में बनाएं और कैसे बनाएं, और क्या वो कुछ रिसोर्सेस को हमें अलग रखना जरूरी है ताकि अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बना रहे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कोल। अगर हम लोग आज की डेट पे ही जमीन से सारा कोल निकाल के उसे आज ही पावर जनरेट करने में यूज कर लेंगे, तो भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रहेगा? तो नेक्स्ट हम लोग उसको ग्रो कैसे कर पाएंगे? तो हम लोग सारे रिसोर्सेस को आज ही यूज नहीं कर सकते, हमें कुछ पार्ट अलग रखना होता है।
ओके, अब हम समझेंगे कि कितने टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। देखिए, कैपिटलिज्म जो होता है उसी को हम लोग मार्केट बोलते हैं। अगर आपको मार्केट सुनाई दे रहा है तो मार्केट सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कैपिटलिज्म का बात हो रहा है। ओके, कैपिटलिज्म और मार्केट। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट और सोशलिज्म। ठीक है, और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। कैपिटलिज्म गाइस वो होता है जिस इकोनॉमी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, मतलब जहाँ प्राइवेट ओनरशिप होता है, जैसे अंबानी अदानी जैसे लोग जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आज के डेट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का यूएसए। ओके, नेक्स्ट सोशलिस्ट। इस इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप लोगों को पता है लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। इसके ओनर गवर्नमेंट होती है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट होती है। इसको हम लोग इसीलिए गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो सोशलिज्म और गवर्नमेंट। जैसे इसका सबसे क्लोज एग्जाम्पल आज के डेट में है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आज की डेट में। कुछ भी 100% तो नहीं होता है, लेकिन सबसे क्लोज एग्जाम्पल है। ओके, और नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही सेक्टर का एग्जिस्टेंस होता है, जहाँ के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों होते हैं। आज के डेट में हमारी इंडिया। देखिए दोस्तों, इस यूनिट में हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक आदम स्मिथ और दूसरा रिचर्ड मस्ग्रेव। ठीक है, ये दोनों ही बहुत बड़े कैपिटलिस्ट थे। जो आदम स्मिथ थे, उनका कहना था कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवेन नहीं करना चाहिए, नहीं के बराबर ही करना चाहिए। फ्री मार्केट होना चाहिए, फ्री मार्केट एंड मिनिमल गवर्नमेंट एक्टिविटी। ओके, जैसे कि गवर्नमेंट को सिर्फ नेशनल डिफेंस जैसे आर्मी हुआ, मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ एंड ऑर्डर तक ही होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए जो कि मार्केट कैपिटलिस्ट लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक पार्क हुआ, लाइब्रेरी हुआ, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, जो कैपिटलिस्ट लोग नहीं बनाना चाहेंगे क्योंकि उसमें उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, उनको उसमें उनका प्रॉफिट मोटिव फुलफिल ही नहीं हो पाएगा, उसमें उनको कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा, तो ये सब चीज पे ही सिर्फ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इस यूनिट का 20% कवर कर लिया है। अब जो 80% बचा हुआ पार्ट है वो रिचर्ड मस्ग्रेव क्या कहना चाहता था उसके ऊपर है। चलिए, रिचर्ड मस्ग्रेव का क्या मानना था हम लोग ये पढ़ते हैं। रिचर्ड मस्ग्रेव का ये मानना था कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत वाइड है। गवर्नमेंट का फंक्शन तीन चीजों में बांट दिया गया है। पहला रिसोर्स एलोकेशन, दूसरा इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। पहला दो यानी रिसोर्स एलोकेशन एंड इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन ये माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस है, वेयर एज स्टेबलाइजेशन जो मैक्रो इकोनॉमिक है, मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस के अंदर आता है। चलिए समझते हैं इसको हम लोग और अच्छे से। एलोकेशन का मतलब होता है कि रिसोर्सेस कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, यानी कहाँ कहाँ स्पेंड करना है। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हैं। देखिए, समझ लीजिए जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जैसे कि अमीर लोग, उनसे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स ले और वीकर सेक्शन यानी जो गरीब लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए यूज करें। इन अदर वर्ड्स आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को रॉबिनहुड बन जाना चाहिए, जो अमीर लोगों को लूट के गरीबों के वेलफेयर में उनके बीच बांट दिया करता था। ओके, नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन। देखिए, इकोनॉमी में जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से बहुत इकोनॉमी अप डाउन होती रहती है, तो ये गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज और अपने एफर्ट्स के थ्रू इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखना चाहिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ से अपने लोग को क्या क्या क्वेश्चन मिल सकता है। एक तो व्हाट इज एलोकेशन, दूसरा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन इन अ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट सुन के आपके दिमाग में आना चाहिए कैपिटलिस्ट का बात कर रहा है। थर्ड, हाउ डज द गवर्नमेंट करेक्ट द एलोकेशन प्रॉब्लम। एंड फोर्थ, what does government why does government basically fail in correcting the allocation function। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को भी नोट करते जाइए साथ में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एज पर रिचर्ड मस्ग्रेव, अगर लोगों पे ही सब कुछ छोड़ दिया जाए तो कोई भी एक ही काम करने लगेगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा हो। मतलब अगर उसको मोबाइल प्रोडक्शन में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो मोबाइल ही प्रोड्यूस करेगा, और अगर बेसिक फूड बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो नहीं बनाएगा। तो रिसोर्सेस को क्या है वो ठीक से बांटने में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। देखिए एलोकेशन में इट एम्स टू करेक्ट द सोर्सेस ऑफ इनएफिशिएंसी। ये आपको लाइन मिलेगा यहाँ पर, इट एम्स टू करेक्ट द सोर्सेस ऑफ इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए मतलब जहां जहां गलत प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ऐसी चीजें प्रोड्यूस हो रही है पूरे इकोनॉमी में जो बिकेगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट को उसे रोकना चाहिए, वो उसे रोकती है और उस जगह में रिसोर्सेस को लेकर जाती है जहां वो प्रोड्यूस होना चाहिए, जहां वो एक्चुअली में यूज होना चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयर होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। ओके, मतलब बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और स्टेबलाइजेशन, जैसे हमने समझा कि प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, एक्सचेंज रेट अगर वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगेगा तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें प्रॉब्लम्स आने लगेगी। तो अचानक से प्राइस ऊपर हो रहा है, अचानक से नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस को नॉर्मल रखें, इसे ही मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंक्शन बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं द एलोकेशन फंक्शन में। देखिए पहला, अवेलेबल रिसोर्सेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एलोकेटेड अमंग द वेरियस यूजेस। क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि कहाँ पर और कितना रिसोर्सेज यूज करना है इकोनॉमी में, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द क्वांटिटी एक्चुअली टू बी प्रोड्यूस, मतलब कितना हमें प्रोड्यूस करना है, कितना हमें गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली बनाना है। देखिए दोस्तों, इससे हम लोग समझेंगे प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन प्राइवेट हैंड्स। प्राइवेट बोलिए, मार्केट बोलिए, सबका मतलब होता है कैपिटलिज्म। ठीक है, तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी तो एलोकेशन फंक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग ही सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा। पहला, हम लोग इसे समझते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली पावर। देखिए दोस्तों, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है जिसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। इस इकोनॉमी में वही गुड्स एंड सर्विसेज बनता है जिनमें उनका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, और वही वो लोग कम क्वांटिटी बनाते हैं। कम क्वांटिटी क्यों बनाते हैं, ताकि मार्केट में डिमांड बना रहे, हाई प्राइस उनसे आप चार्ज कर पाए। ओके, कंज्यूमर्स को बहुत सारा चॉइसेस भी नहीं मिल पाता है इस वजह से। ठीक है, दूसरा, फेल टू प्रोवाइड कलेक्टिव गुड्स। गाइस, कलेक्टिव गुड्स क्या होता है, जो बहुत सारे लोग कॉमनली और कलेक्टिवली यूज करते हैं, जैसे कि पार्क हुआ। ठीक है, ये कलेक्टिव गुड्स कोई प्राइवेट फर्म नहीं बनाएगा क्योंकि इसमें उनका प्रॉफिट मोटिव फुलफिल ही नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियसली पार्क का मेंटेनेंस कॉस्ट इतना ज्यादा है, उतना तो आप लेते नहीं हो, राइट। तीसरा, मेरिट गुड्स। तो गाइस, ये मेरिट गुड्स क्या होता है, ये वो गुड्स होते हैं जिसमें सबका वेलफेयर हो रहा हो। ठीक है, जिसमें सबका भलाई हो। एग्जाम्पल, एडुकेशन। तो ये भी मार्केट फेल हो जाती है, प्रोवाइड नहीं कर पाती है जितना क्वांटिटी उसे प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी तो ये रिसोर्सेज सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे फिशिंग ग्राउंड है। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हुआ। अगर गवर्नमेंट नहीं होती, सब लोग जो जैसे फिशरमैन है, अगर वो क्या करेंगे, वो जाएंगे और उस फिशिंग ग्राउंड में ट्राई करेंगे ज्यादा फिशेस पकड़ने का, क्योंकि अगर वो ज्यादा फिशेस पकड़ेंगे तो मार्केट में जाकर वो ज्यादा सेल करेंगे, उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर सभी फिशरमैन ऐसा सोच के वहां पर चले जाते हैं तो वो ओवर यूज्ड हो जाएगी ना, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, एक्सटर्नलिटीज। तो गाइज, ये एक्सटर्नलिटीज सुन के आपके दिमाग में आना चाहिए पॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोई ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो ये लोगों को अफेक्ट करेगा। अगर नहीं होगा तो क्या और कितना इस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस होना चाहिए, इसका केयर कोई भी नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट,
फैक्टर इन मोबिलिटी, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, वो सब एक प्रोडक्शन प्रोसेस से उठा के दूसरे में लगा दिए, ठीक है, ये होता है फैक्टर इन मोबिलिटी। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, मार्केट इकोनॉमी में कौन सा कितना गुड्स कितना क्वांटिटी में बन रहा है और कितना में सेल हो रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा हमें। एक ही गुड जो है वो मार्केट में अलग अलग प्राइसेस में मिलने लगेगा। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट, इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम इक्वल नहीं है क्योंकि रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। जिनके पास बहुत पैसा है वही लोग पता चला मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है उनका कोई सुन ही नहीं रहा है। देखिए गाइस, हम लोगों ने अभी जो पढ़ा ये सब रीजंस है कि मार्केट फेल हो जाती है और गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है। इसका क्वेश्चन आप लिख सकते हो, व्हाई शुड गवर्नमेंट करेक्ट मार्केट फेलियर फॉर एलोकेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इस पैराग्राफ में। देखिए हम लोग इसको फिर से अच्छे से समझेंगे। गवर्नमेंट जो है वो एक्ट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट रादर देन अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये लाइन का एक्चुअली में मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है। आप गवर्नमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते हो। गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क करती है। जैसे प्राइवेट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल भी होना चाहिए, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होना चाहिए, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत फैसिलिटीज मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलना चाहिए। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, रादर इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या सूटेबल आपका एक्शन लेती है, करेक्टिव, ठीक है। पहला देखिए, प्रॉपर्टी राइट्स, इसका आपको समझ आया गवर्नमेंट क्या क्या सूटेबल करेक्टिव एक्शन लेती है। तो पहला, स्टैब्लिशिंग प्रॉपर्टी राइट्स टू मेंटेन, लाइक प्रॉपर्टी राइट्स को मेंटेन करती है कि जिसका जो मन वो उतना प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा हो, उसको मेंटेन करती है। और दूसरा, प्रोविजन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड कोर्ट्स, गवर्नमेंट ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बना के लाती है ताकि कोई भी अपने चीजों पे बहुत ज्यादा उसको राइट नहीं समझने लग जाए। ओके, बहुत ज्यादा अपने आप को नहीं समझने लग जाए, ठीक है। देखिए, goods which involve externalities are not appropriately accounted for by price mechanism in the market system require intervention by the government for corrective measures। तो गाइज ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो मार्केट प्रोड्यूस नहीं करती, वो गवर्नमेंट को बनानी पड़ती है, जैसे कि एजुकेशन फॉर पुअर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं परफॉर्मेंस एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, हाउ गवर्नमेंट परफॉर्म एलोकेशन फंक्शन, ठीक है। तो पहला, गवर्नमेंट जो है वो अपना फिस्कल पॉलिसी बना देती है, यानी कि एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी, कहाँ कितना पैसा आपका आएगा और कहाँ कितना पैसा जाएगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दूसरा, गवर्नमेंट बजटिंग करती है, यानी पहले से ही प्लानिंग कर लेती है फ्यूचर के एक्सपेंसेस, तो गवर्नमेंट बजटिंग। थर्डली, गवर्नमेंट जो है वो एक ऑप्टिमम मिक्स बनाती है कि पब्लिक गुड्स कितना होगा, मेरिट गुड्स कितना होगा, जैसे पार्क भी हो, बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी हो। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर वाला काम भी करती है, जैसे कि हो गया बसेस चलाती है, और गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज भी चलाती है, ठीक है। दोनों को मतलब बैलेंस करके चलना जरूरी है, ऑप्टिमम मिक्स को क्रिएट करती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट एलोकेशन रोल का एलोकेशन बेसिकली रोल जो होता है गवर्नमेंट का, उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से टूल्स अपनाती है, ठीक है। मतलब सरकार के पास ऐसा क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहारे वो एलोकेशन फंक्शन को अचीव करती है, ठीक है। पहला, प्रोड्यूस एंड इकोनॉमिक गुड्स, जैसे गवर्नमेंट खुद कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने लगती है, एग्जाम्पल आप ले लीजिए मेट्रो, रेलवेज, ठीक है। दूसरा, इन्फ्लुएंस प्राइवेट एलोकेशन,
अगर गवर्नमेंट को कोई काम करवानी होती है तो सब्सिडी लगाकर उस काम को प्रमोट करती है, और जिन कामों को रोकना होता है उस पर हेवी टैक्स लगा देती है। जैसे अगर आप अल्कोहल और सिगरेट हुआ, ये सब पे गवर्नमेंट को रोकना होता है तो हेवी टैक्स लगा देती है। वहीं अगर गवर्नमेंट को कुछ प्रमोट करना होता है, अगर आप कोई ऐसा स्टार्टअप लेके आए जिससे इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलने वाला है, तो इन सब कामों पे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है। थर्ड, कंपटीशन पॉलिसीज, मर्जर पॉलिसीज एक्सेट्रा। गवर्नमेंट जो है वो मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करती है ताकि कोई बहुत बड़ा ना बन जाए। दैट इज, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग मिलके अपना मोनोपोली मार्केट ना क्रिएट कर ले, ऐसा गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज लगाकर नहीं होने देती। गवर्नमेंट्स रेगुलेटरी एक्टिविटीज, गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग करना जरूरी कर दिया है, तो बिना लाइसेंसिंग के भाई बहुत मुश्किल है। कंट्रोल्स, मिनिमम वेजेस, डायरेक्टिव्स, ये सब कुछ रेगुलेटरी एक्टिविटीज हैं गवर्नमेंट की, जिसके लिए जो गवर्नमेंट जो है एलोकेशन फंक्शन के लिए यूज करती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेट्स लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, फ्रेमवर्क्स। इन अदर वर्ड, ये काम सिर्फ इतने ही लोग करेंगे। ये लीगल रिस्ट्रिक्शन यानी गवर्नमेंट एलोकेशन पे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज एनी मिक्सचर ऑफ इंटरमीडिएट मेथड्स में बी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? जैसे दोस्तों आप समझ लीजिए, जो गवर्नमेंट है वो एक इंटरमीडिएटी की तरह काम करती है। वो क्या करती है, मान लीजिए जो खेत में काम कर रहे हैं वो लोग प्राइवेट ही लोग हुए बट हाउस होल्ड्स के अंदर आए, और जो मार्केट में अप्लाई कर रहे होते हैं वो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, वो भी प्राइवेट ही होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मान लीजिए हाउस होल्ड से हाउस होल्ड का अगर प्रोडक्शन 10 रुपया आ रहा है तो गवर्नमेंट उससे 15 रुपया में खरीद लेती है और कैपिटलिस्ट लोगों को 25 रुपया में बेच देती है। तो जो ये डिफरेंस का अमाउंट आ रहा है इसको वो हाउस होल्ड के वेलफेयर में यूज कर देती है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं गवर्नमेंट फेलियर। गवर्नमेंट की फेलियर क्या क्या है। लाइक द क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मार्केट फेलियर मतलब कैपिटलिस्ट है वो फेल तो हो जाती है, गवर्नमेंट जो है वो खुद से भी कैसे फेल हो जाती है। ठीक है। पहला, गवर्नमेंट इंटरवेंशन में कंट्रीब्यूट टू जनरेट देम। क्या बोलना चाह रहा है इसमें? कई बार गवर्नमेंट जो है वो ऐसा मेजर ले आती है जो कॉस्टली होता है। जैसे देखिए, जो मार्केट फेलियर की वजह से, मार्केट की गलतियों की वजह से जो खर्चा हो गया था उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट उससे ज्यादा खर्चा कर देती है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मेजर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ मार्केट फेलियर। ठीक है। देखिए दूसरा, कंट्रीब्यूट टू जनरेट देम, इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कई बार ऐसे रूल्स बना देती है जिससे प्रोडक्शन होना ही रुक जाता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को बेनिफिट कर रहा होता है या कर सकता है वो ही रुक गया क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ऐसा पॉलिसी बना दी। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट होता है इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, रेड टेप, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, बहुत बार सही इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है, करप्शन होता है, जो गवर्नमेंट के अपने ही मेंबर्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो घूस ले लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्राइबरी हुआ, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आप समझ लो। देखिए जो गवर्नमेंट बैंक्स है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है लेकिन फिर भी वहां पे काम एफिशिएंटली नहीं हो पाता है। वहीं प्राइवेट बैंक में अगर आप जाएं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक में, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उतना हाई नहीं होता है, वहाँ कम लोग होते हैं लेकिन फिर भी काम बहुत जल्दी और एफिशिएंसी के साथ हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आपको इस पूरे पैराग्राफ में इतना ही समझना है और इतना ही पढ़ना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। इससे क्वेश्चंस आपका आ सकता है कि व्हाई डज मार्केट इकोनॉमी लीड्स टू नॉन इगैलिटेरियन। ठीक है। देखिए मार्केट इकोनॉमी में सब लोग बराबर नहीं रहते, मींस इक्वल नहीं रहते। हमने पढ़ा है 2 सेक्शंस में बच जाता है इकोनॉमी। ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, नॉन इगैलिटेरियन रहती है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इनकम एंड वेल्थ अमॉन्ग इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी इज लाइकली टू बी स्क्यूड। ओके,
क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, जैसे कि अंबानी अदानी जैसे लोग, ठीक है, और कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा होता है जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है दोस्तों? रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है जो पैसा लोगों के पास आ गया है उसी को दोबारा से बांटना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, इसमें फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो कि बेसिक क्वेश्चन, जो कि आपका बेसिक क्वेश्चन है किसी इकोनॉमी का, और यहाँ पे इक्विटी एंड फेयरनेस को इंश्योर करना पड़ता है। इक्विटी मतलब इक्वालिटी। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एम्स एट। पहला देखिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबरी से बांटना, हमने भी समझा। नेक्स्ट, वेलबींग ऑफ द डिप्राइव्ड, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें वेलफेयर देना। थर्ड, इक्वालिटी, ठीक है, मतलब बराबर का राइट्स देना, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए हमने प्राइवेट स्कूल्स में भी सीट कुछ रिजर्व कर दिया है, ठीक है। सिक्योरिटी, जो बेसिक चीजें हैं वो भी उन्हें मिलनी चाहिए, जिन लोगों के लाइफ में बहुत हार्डशिप्स हैं तो ये सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए। और इंश्योरिंग दैट एवरीवन एंजॉयज अ मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है भाई? खाना, कपड़ा और घर, ये मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको मिलना चाहिए। ओके, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो घर बनाने के लिए बहुत सारा फंड देती है, ठीक है, फैसिलिटीज भी देती है, लोन्स पे भी बहुत सारे स्कीम्स लेकर आती है। ये सब एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। Now let us come to a few examples or tools or measures by the government to achieve the redistribution function. ठीक है, पहला, टैक्सेशन पॉलिसीज। रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे ज्यादा टैक्स लगा के और वीकर सेक्शन से कम टैक्स लेना, यही होता है कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेस। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी टैक्स रेट भी बढ़ते जाएगी, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस। कुछ लोगों की एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन करानी पड़ती है, लाइक एक पर्टिकुलर जॉब सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी 5 लाख से इनकम कम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अचीव कर लेती है। मान लीजिए कुछ ऐसा जॉब है जो सिर्फ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोगों को ही मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज, ये वाला पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये भी करके रखा है कि हर काम अंबानी अदानी जैसे लोग ना कर पाए, ठीक है। कुछ काम जो है गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए ही रखी है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच बॉक्सेस, ठीक है, अगरबत्ती, ये सब जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट चाहती है कि गरीब लोग ही करें। नेक्स्ट, स्पेशल स्कीम फॉर बैकग्राउंड रीजन, ये लास्ट वाला पॉइंट, इसमें है कि बैकग्राउंड बैकवर्ड रीजन के जो लोग हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत स्पेंड करे, उनके लिए स्कीम्स लेकर आए, ठीक है। फिर आ जाइए इन पॉइंट्स पे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द अंडर प्रिविलेज, डिपेंडेंट एंड फिजिकली हैंडीकैप। इसमें यही बोलना चाह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट का के लिए बेनिफिट्स लाइए, जैसे हम लोगों ने समझा कि अंडर प्रिविलेज जिनको सारी सुख सुविधाएं नहीं होती है उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट लेकर आना। और फैमिली बिलो द पॉवर्टी लाइन आर प्रोवाइडेड विद मॉनिटरी एड, यानी कि जो फैमिलीज पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनका इनकम पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उनको भी कुछ मॉनिटरी वैसा एड देना, मतलब फैसिलिटी देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। देखिए दोस्तों, बहुत बार इक्वालिटी लाने की वजह से एफिशिएंसी जो होता है वो पीछे छूट जाता है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ है और एक स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है। सिंस गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एडुकेटेड नहीं होते हैं, तो
तो वो बच्चे भी उसी जगह से पढ़ के आए हैं जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो अगर दोनों ही एक जॉब के लिए जा रहा है तो आप समझिए कि ये इक्वालिटी लाने के चक्कर में ये जॉब में जो गया है, दोनों को अगर इक्वल पोजीशन दे दिया जाता है तो एफिशिएंसी हैम्पर्ड होगा, एफिशिएंसी इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो इक्वालिटी लाने के चक्कर में एफिशिएंसी नहीं आ पा रहा है, और कई बार एफिशिएंसी लाने के चक्कर में इक्वालिटी नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में ही अगर हम लोग अदर वे राउंड देखते हैं, एफिशिएंसी के बारे में सोचते हैं, तो भाई इक्वालिटी नहीं आ रहा है। तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है एफिशिएंसी और इक्विटी के बीच। डेडवेट लॉसेस, डेडवेट लॉसेस क्या होता है? ये होता है ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गया जो बिकेगा ही नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं डेडवेट लॉसेस। इसका करेक्टिव मेजर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका करेक्टिव मेजर होना चाहिए पहला, ऑप्टिमल बजटरी पॉलिसी। ठीक है, आपको कितना पैसा कहाँ पर लगाना है ये आपको सोचना होगा। दूसरा, मिनिमल एफिशिएंसी कॉस्ट, जो रिसोर्सेस एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में वेस्टेज हो रहा है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। स्टेबलाइजेशन फंक्शन, इसमें आप देखिए डेलिब्रेट स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो है वो एलोकेशन में अप डाउन को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं डेलिब्रेट स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। अब इससे आप क्वेश्चन एक लिख सकते हैं, व्हाई शुड वी हैव स्टेबलाइजेशन फंक्शन और द नीड फॉर स्टेबलाइजेशन। तो पहला, prolonged for longer periods causing enormous hardships to people, especially the poor sections of the society। अगर बहुत लंबा टाइम के लिए इंस्टेबिलिटीज हो जाएगा, अगर हमारा इकोनॉमी डूब रहा है और हमने उसे अभी नहीं रोका तो भाई वो हमेशा के लिए ही डूबता चला जाएगा। तो इसलिए स्टेबलाइजेशन लाना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है आप याद रखिए, स्टैगफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ हो रही है, एक साथ आती है, उसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ओके, नेक्स्ट, कॉन्टेजियन इफेक्ट। कॉन्टेजियन इफेक्ट क्या होता है गाइज? आपके इकोनॉमी पे जो खराब, आपकी इकोनॉमी खराब है उसका इफेक्ट दूसरे कंट्री के भी इकोनॉमी पर चली गई। जैसे आज का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोरोना वायरस, कोविड पैंडेमिक। ठीक है, इसके चलते क्या हुआ, चाइना की तो इकोनॉमी गई ही, हम लोग जो इम्पोर्ट कर रहे थे वो भी हमने करना बंद कर दिया, तो हमारी भी इकोनॉमी अफेक्ट हुई। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं एरियाज ऑफ वर्क। गवर्नमेंट को किस किस एरिया में वर्क करना है? गवर्नमेंट शुड स्टेबलाइज द फॉलोइंग। पहला, लेबर अनएम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन। लेबर कितनी यूज हो रही है, कैपिटल कितनी यूज हो रही है, इसमें स्टेबिलिटी कितना होना चाहिए, ये सब आता है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन में। दूसरा देखिए, ओवरऑल आउटपुट एंड इनकम, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चारों ही चीज अचानक से कम हो गया, अचानक से बढ़ गया, मतलब बहुत ज्यादा जो फ्लक्चुएट हो रहा है उस पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टू मेजर कंपोनेंट्स विच आर इम्पोर्टेंट इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। दो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, गाइस ध्यान रखिए, फिस्कल पॉलिसी, हम लोग इस पूरे चैप्टर में फिस्कल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी के दो कंपोनेंट क्या है? पहला, ओवरऑल इफेक्ट। गवर्नमेंट जो रिसोर्सेस इकोनॉमी में लगा रही है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, और जो रिसोर्सेस वापस आ जा रहे हैं, वापस किस फॉर्म में आ रहे हैं? रेवेन्यू के फॉर्म में, आइदर थ्रू टैक्सेशन बोलिए या बोरोइंग्स बोलिए। ठीक है, ये। और दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट जो है वो स्पेसिफिक पॉलिसीज, जैसे आप समझ लीजिए अभी जो ऑनियन के प्राइसेस हैं वो अचानक से बहुत बढ़ गए थे, तो गवर्नमेंट को जो है वो स्पेसिफिक पॉलिसीज लाकर स्टेबलाइज करना चाहिए इसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टेबलाइजेशन इंटरवेंशन पॉलिसी। ठीक है, तो गाइस गवर्नमेंट का हथियार स्टेबलाइजेशन को बनाए रखने के लिए क्या क्या है? पहला, मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी बेसिकली आरबीआई के हाथों में होता है। फिस्कल मींस गवर्नमेंट, मॉनिटरी मींस आरबीआई।
तो ये बेसिकली आरबीआई के हाथों में होता है, उन्हें मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। लाइक गवर्नमेंट का बजट एक टाइप का फिस्कल पॉलिसी है। गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन फिस्कल पॉलिसी के थ्रू लाती है। इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है तो टैक्स लगा देती है, ठीक है, ताकि क्या हो, टैक्स अगर ज्यादा लगा देगी गवर्नमेंट तो लोगों के पास से पैसा जा रहा है, राइट, तो पैसा जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा। वहीं गवर्नमेंट जो है वो अगर इकोनॉमी में आपका पैसा ज्यादा करना चाहती है तो टैक्स रेट को कम कर देती है, ताकि आपके पास सेविंग्स होगा तो डिमांड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसमें, जिसमें आप लिख सकते हो स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो गाइज ये पूरा पैराग्राफ को हम लोग अब समझते हैं। इसका क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। पहला हम लोग समझते हैं इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में जैसे बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी और टैक्स का जो रेट है वो बढ़ा देगी। गवर्नमेंट अपना पैसा खर्चा कम कर देती है और उल्टा टैक्स रेट जो है वो भी ज्यादा ही लेने लगता है। इन्फ्लेशन आया है मींस लोगों के पास ज्यादा पैसा है और उनका पैसा कम हो जाता है, जिससे डिमांड जो है वो कम होने लगती है, तो इन्फ्लेशन भी ऑब्वियसली कम हो जाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एंड सरप्लस बजट, ये जो है ये भी गवर्नमेंट सोचता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ओके, सरप्लस बजट की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, वहीं डेफिसिट बजट की वजह से इकोनॉमी स्टिम्युलेट हो जाती है, ये आप याद रखिएगा। और डिफ्लेशन में क्या होता है, इकोनॉमी डूब रहा है तो गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर को क्या करती है, बढ़ा देती है, और जो टैक्स रेट है वो कट डाउन कर देती है, कम कर देती है। या फिर गवर्नमेंट जो है दोनों का ही मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कर देती है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और डिफिसिट, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा ली या टैक्स कम कर दी। तो गाइस यही पूरा यूनिट था और हम लोग इस यूनिट को कर चुके हैं। अगर आपका कुछ भी डाउट रह गया है, कोई कंसेप्ट में आपको क्लियर अभी भी नहीं हुआ है, तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, या अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू।